नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी, पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमने जीएस की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला स्टार्ट की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे बैक ईयर से आए हुए प्रश्न हैं। जितने हमारे पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं, वो सभी प्रश्न हमारे इस श्रृंखला में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम पहला प्रश्न देखते हैं हमारा किस प्रकार है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यह है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था, कलकत्ता अधिनियम, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन है ये चार। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, दूसरा है पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत, और डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो हमारा सिस्टम क्या है, इसमें उत्तर हमें देखना है। हमारा उत्तर है इसका ए। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो और इस समय की बात मैं बताऊं आपको, देखिए 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस समय उसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था। यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसे चेंज करके गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। और जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, अभी जो मैंने बताया, और इसमें सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे इस एक्ट के। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सर एलिजा एम्पे थे, कौन? सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम कौन बने थे? न्यायाधीश बने थे। सर एलिजा एम्पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा ये अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी सूची है। इसमें हमारे प्रश्न दे रखे हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस समय हुई? तो जो नियंत्रण परिषद था उसकी स्थापना किस समय हुई थी? जो हमारा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 था, उसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना हुई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम जो था। ठीक है, दूसरा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी बताया था, सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सर एलिजा एम्पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम क्या थे? न्यायाधीश थे इसके। ठीक है, सर एलिजा एम्पे जो थे क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्या हो गया? बी का फर्स्ट। अब देखते हैं, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये कौन से चार्टर एक्ट के तहत मिली थी? ये मिली थी इंग्लिश मिशनरियों को 1813 में चार्टर एक्ट के तहत। सही है, यानी सी का तीसरा ही है और डी का चौथा ही है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत ही की गई थी। तो इसका हमारा कौन सा होगा? ए का दूसरा, बी का फर्स्ट, देखते हैं सी का 3 और फिर डी का भी 4। तो ये हमारा ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा और बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, हमारा बी ऑप्शन इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इनमें से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अगर हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं, इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला हमारा जो कूट दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा कूट है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाता है? ये हमारा तीनों ऑप्शन हैं, इनके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 का चार्टर एक्ट भी इसमें शामिल है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक
इंटरेक्शन 1823 भी शामिल है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद दोनों शामिल हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन थर्ड हो जाता है इसका। देखिए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। इसी समय 1813 के फिर चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। और जब 1823 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक में जब ये चार्टर एक्ट आया तो इसमें इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान की गई थी। ठीक है, इतना कुछ हमारा हो जाता है इससे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी चीन से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये कौन सा था हमारा? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, सी ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम और डी ऑप्शन है 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका सिस्टम क्या था? इस समय समाप्त हुआ। अब जब 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, तब भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इसमें वैसा कोई हस्तक्षेप कंपनी को नहीं करना था, ओनली राजनीतिक कार्य ही कंपनी को करने थे 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न UPRO ARO 2017 एग्ज़ाम में आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया। देखिए इसमें हम कर लेंगे, आप भी ज़रा थोड़ा देखिए। पहला कूट है हमारा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए सोचिए, वीडियो को पॉज करें, पिछला फिर देखें। अभी मैंने इसकी सारी व्याख्या 1813 के चार्टर एक्ट की व्याख्या शायद 3 से 4 बार हर प्रश्न में 1813 के चार्टर एक्ट की व्याख्या कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके। अगला प्रश्न है हमारा, इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अगला कूट है हमारा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। सही है, तो ये तो खैर बिल्कुल ही गलत है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखते हैं, इसने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत माध्यम ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। ये मैंने बताया था अभी आपको, करेक्ट हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं कूट क्या है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके हमारे 1 और 2 ठीक हो जाते हैं। कौन से में? ए ऑप्शन। ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी जो अपने देश में हर प्रकार से एक राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल कार्य, सभी प्रकार के कार्य अपने देश में वो कर सकें, अपने देश में हर प्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकें, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, किसी भी प्रकार का हो, उसमें हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, तो ये हमारा था 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट। फिर था चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो ये हमारा देखिए क्या है, इसका जो है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट, ये हमारा पहला प्रश्न इसका है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 होती है, जो पहले थी कभी।
जिसमें यह कहा गया था उस टाइम, उस समय की बात है, कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को, क्राउन की देशज प्रजा मतलब ब्रिटिश संसद की जो प्रजा थी उस समय, क्राउन ने जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे आके एक वो बनाई थी, कमेटी बनाई थी जिस टाइम क्राउन शासन था, ठीक है, एक जिसे बोलते हैं ताज प्रथा थी उस समय लागू हुई थी। तो जो उसका शासन था, प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद पर अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। यानी वो अगर वहीं का जन्म ले रखा है, वहीं के धर्म का है, वहाँ की प्रजा से ताल्लुक़ रखता है, उसके वंशज वहीं के हैं, तो उसे राजनीतिक किसी भी कार्य से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो वहाँ के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। और प्रेजेंट टाइम में राजनीतिक आंदोलन, यानी 1833 के चार्टर एक्ट की बात चल रही है आपकी नहीं, कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी, एक आधार का रूप उसने वहाँ पर धारण किया, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा जाता है, 1833 का चार्टर एक्ट, ये हमारा हो जाता है। और देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्री 2012 में ये प्रश्न आया है, और इससे पहले भी बहुत सारे जितने प्रश्न हुए हैं अभी, सारे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर से हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।